नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के 5वीं यूनिट के अंदर जो हम टॉपिक कर रहे थे सरकार के अंग, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसके 3 अंग। उसमें व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट इसके बाद एक आपकी परीक्षा के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बन रहा है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में क्या देने हैं, तर्क देने हैं आपको। ठीक है, तो ये प्रश्न बन रहा है यहाँ पर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है ये है क्या। ऐसी व्यवस्थापिका जिसके अंदर कितने सदन होते हैं, 2 सदन हों। ऐसी व्यवस्थापिका जिसके अंदर कितने सदन हों, 2 सदन हों, ऐसी व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 सदन भी हो सकते हैं, 1 सदन भी हो सकता है। तो आपके प्रश्न दे रखा है कि जो 2 सदन वाली व्यवस्थापिका होती है उसके पक्ष में और विपक्ष में आपको तर्क देना है। ठीक है, तो विपक्ष में होंगे तो इसका मतलब आप इस बात के खिलाफ हैं, आप केवल 1 सदन वाली व्यवस्थापिका की मांग करते हैं। तो ऐसा एक प्रश्न बन जाएगा अलग अलग भी, जैसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क दीजिए, और दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क दीजिए। तो 2 प्रश्न बन रहे हैं, इकट्ठा प्रश्न भी आ जाएगा, ये एक ही प्रश्न बन करके भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकते हैं। अलग अलग आएगा तो 8-8 नंबर का आ जाएगा, और अगर बड़ा प्रश्न आएगा तो ये लास्ट का जो आपका सेक्शन सी है उसके अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, अपने पिछले वीडियो के अंदर भी एक ही उदाहरण ले रहे थे, और वो उदाहरण था भारत की शासन व्यवस्था का। इसके अंदर अगर अपने देखें, भारत में भी जो व्यवस्थापिका है, संसद है, उसके 2 सदन हैं। कितने सदन हैं, 2 सदन। एक सदन तो है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। तो 2 सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है इसको लोगों का सदन भी कहते हैं। ये कौन किनका सदन है, लोगों का सदन है। ये लोगों का सदन क्यों है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जितने भी सदस्य चुनकर के आते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा। यानी कि यहाँ पर इनको जनता चुनती है। जो राज्यसभा है, दूसरा सदन, इनको राज्यों का सदन कहा जाता है। इनको जनता नहीं चुनती बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। यानी कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनेंगी और फिर जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो राज्यसभा के सदस्यों को आगे चुनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 सदन हो गए। अब इनके कुछ एक आपको ऐसा भी अलग नाम देखने को मिलेंगे, जैसे प्रथम सदन, निम्न सदन। तो जब हम प्रथम सदन या निम्न सदन की बात करें तो वो कौन सा सदन होगा, लोकसभा। और यदि द्वितीय सदन और उच्च सदन की यदि बात करें तो वो कौन सा सदन होगा, राज्यसभा होगा। ठीक है, तो अब ये जो उदाहरण हमने लिया है ये भारत की शासन व्यवस्था का है, कि भारत के अंदर जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है उसके अंदर 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोगों का सदन है और राज्यसभा राज्यों का सदन है। लोकसभा को प्रथम सदन और निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लोकसभा जो है वो स्थायी नहीं होती, क्योंकि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। परंतु राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा स्थायी सदन है और इसको द्वितीय सदन, प्रथम सदन ये हो गया तो द्वितीय सदन ये रहेगा। अगर उच्च सदन ये है तो निम्न सदन लोकसभा रहेगा। ठीक है, तो ये होती है द्विसदनात्मक, 2 सदन वाली व्यवस्थापिका। तो इसी से ही संबंधित आपके एक प्रश्न भी बन रहा है, जैसा हमने अभी पढ़ा था कि जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है उसके पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देना है। तो यहाँ से प्रश्न बन रहा है। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत वो क्या क्या पॉइंट हैं जो पढ़ने हैं, हमें परीक्षा के अंदर लिखने भी हैं। तो पहले तो हम 2 पार्ट में इस प्रश्न को कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के अंदर। तो पक्ष के वाला जो पार्ट है वो हम पहले कर लेते हैं। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क देना है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क देना है। तो पहला जो टॉपिक है या पहला जो बिंदु है वो है प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगाना। जो पहला सदन है, अब पहला सदन कौन सा, जो प्रथम सदन मैंने आपको बात की थी, कौन सा भी, लोकसभा। तो यहाँ पर अगर कोई पहला सदन अपनी मनमानी करता है
तो दूसरा सदन क्या करेगा, उस पर रोक लगाएगा। इसका मतलब अच्छी बात हुई ना कि एक सदन यदि अपनी मन मर्जी करता है, अपनी मनमानी चलाता है, तो दूसरा सदन क्या करेगा, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये एक ऐसे कार्य है, अगर एक व्यक्ति के पास कोई काम हो और अगर वो व्यक्ति मनमानी करने लग जाए तो फिर उस पे रोक कौन लगाएगा। तो इसके लिए ज़रूरत है हमें दूसरे व्यक्ति की। और वैसे ही सेम, अगर पहला सदन अगर मनमानी करने लग जाए तो दूसरा सदन उस पे क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या रहेगा कि जो पहला सदन है यदि अपनी मनमानी करता है तो दूसरा सदन उस पे रोक भी लगा सकता है। ठीक है, तो प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। इसके बाद है जनमत निर्माण में सहायक। अब दो सदन जो है वो जनमत निर्माण में सहायक है। जनमत, जन का मतलब होता है लोग और मत का मतलब होता है उनका वोट। अब यहाँ पर अगर अपने देखें जनमत निर्माण में कैसे दो सदन जरूरी हैं। एक हमने पिछले वीडियो के अंदर एक व्यवस्था पढ़ी थी कि एक सदन यदि विधेयक को पारित करता है तो फिर वो दूसरे सदन के पास भेज देता है और दूसरा सदन पारित करके फिर किसके पास, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज देता है। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि एक सदन बिल को पारित करे, फिर दूसरे के पास भेज दे, दूसरा उस पर विचार विमर्श करे और फिर पारित करके राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दे। तो ऐसे में एक कानून बन जाएगा। तो ये व्यवस्था अगर आसानी से चलती रहे, ठीक तरीके से चलती रहे तो बहुत अच्छा है। परंतु अब यहाँ पर दो सदन है, इसलिए दूसरे सदन की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे, अब मान लीजिए कि ये सदन है, ये अगर किसी बिल को पास कर देता है, ये विधेयक को पारित कर देगा, ये वाला पहला सदन लोकसभा पारित कर देता है, तो अब ये लोकसभा क्या करेगा, इस बिल को पारित करके दूसरे सदन के पास भेज देगा। अब जो दूसरा सदन है, अब इसके पास टाइम होता है उस विधेयक के बारे में विचार विमर्श, सोचने विचारने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए इसके पास टाइम है। अब ये दूसरा सदन क्या करेगा, इस पर विचार विमर्श करेगा। तो ऐसे में जो जनता होती है उसको इस विधेयक पर भी अपनी सहमति देने का टाइम मिल जाता है। अब ये सदन जब पारित करेगा तो जनता को हो सकता है इसकी जानकारी नहीं हो, परंतु जब एक सदन से बिल पारित होकर के दूसरे सदन के पास पहुंचता है तो दूसरा सदन इसको पारित करने में टाइम लगाता है। तो जितना टाइम लगेगा उतने में ये मीडिया के अंदर, जनता के अंदर, ये सब जगह इस बिल के बारे में चर्चा होने लगेगी। जैसे जो किसानों का बिल था वो एक सदन से पारित हुआ, फिर दूसरे सदन के पास गया, तो फिर इसके बारे में लोगों के ये विचार थे कि ये सही नहीं है। तो फिर ऐसे में इस पर सभी विचार करने लगे, जनता या किसान जो थे वो इस पर विचार करने लगे, वो अपनी टिप्पणी देने लगे। तो अब यहाँ पर लोगों को सोचने का टाइम मिल गया। फिर जैसे ही वो बिल पारित हुआ तो बाद में लोगों ने उस पर विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में जो जनमत होता है, जब एक बिल दूसरे के पास पहुंचता है तो जनता के पास टाइम मिल जाता है उस पर अपनी टिप्पणी करने का, अपने विचार करने का। ठीक है, क्योंकि जनता अपने विचार उस पर रख सकती है जब वो दूसरे सदन के पास पहुंचे। कहने का मतलब दो सदन जरूरी हैं, यदि एक ही होता तो जनता के पास इतना टाइम नहीं होता। इसलिए दो सदन थे तो एक सदन ने पारित किया, जैसे ही दूसरे के पास गया तो फिर जनता को उस पर सोचने विचारने का टाइम मिल गया। तो आप इसके पक्ष में हैं कि दो सदन अच्छे हैं। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है कार्य विभाजन से लाभ। अब जो तीसरा बिंदु है कार्य विभाजन का, इसके अंदर क्या है कि अब एक सदन होता तो आज के समय में व्यवस्थापिका के पास बहुत सारे काम हैं। अब इन कामों को करने के लिए उसके पास समय भी चाहिए, तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जरूरी है कि दूसरा सदन हो। अगर ये दो सदन होंगे तो अपने जो कार्य होंगे इन कार्यों का ये विभाजन कर लेंगे कि आपको ये काम करने हैं, आपकी जिम्मेदारी ये काम की रहेगी। तो इन दोनों ने अपने अपने कार्यों का विभाजन कर लिया। विभाजन करने से क्या हुआ कि सारा भार एक ही सदन पर नहीं आया। ठीक है, तो ये काम जो था वो दोनों सदनों के अंदर बंट गया, कोई भी कार्य थे वो दोनों सदनों के अंदर बंट गए, जिससे लाभ हुआ, फायदा हुआ। अब ऐसे में एक सदन यदि किसी कार्य में व्यस्त है, किसी कार्य में लगा हुआ है, तो दूसरा सदन कोई और कार्य कर सकता है। जैसे जनता की समस्याएं या उनके जो विचार हैं वो अपने सदन के अंदर रख सकता है। अगर एक सदन बिजी है, मान लीजिए एक सदन किसी विधेयक को पारित करने में लगा हुआ है, तो उनका सारा काम उस विधेयक के संदर्भ में ही रहेगा।
तो दूसरा सदन यदि फ्री है या दूसरे सदन में कोई कार्यवाही नहीं हो रही तो फिर वो उस सदन के अंदर जो है जनता की जो समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्य विभाजन से दोनों सदनों को लाभ होता है। चौथा इसके अंदर है सभी वर्गों को जो प्रतिनिधित्व है वो मिलना चाहिए। अब दोनों सदनों के अंदर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब जो लीडर होंगे, नेता होंगे, वो हमें अलग अलग तरह के मिलेंगे, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्गों के होंगे। तो ये कहता है कि अगर एक ही सदन हुआ तो हो सकता है कि इसके अंदर एक ही कैटेगरी के लोग आ जाएं या एक ही तरह के लोग इसमें देखने को मिले, तो दूसरे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो जरूरी है कि सभी जो वर्ग हैं उनको संसद के अंदर, व्यवस्थापिका के अंदर प्रतिनिधित्व मिले। तो दो सदन जरूरी हैं। अगर एक सदन के अंदर एक ही वर्ग के सदस्य हैं या एक ही दल के व्यक्ति ज़्यादा हैं, तो ऐसे में जो दूसरा सदन होगा तो यहाँ पर कोई अनुभवी व्यक्ति हो सकते हैं जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास अनुभव है, ठीक है, या योग्यता वाले व्यक्ति हैं, वो इसके अंदर हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ पर अपने लोकसभा की बात करें तो इनको तो जनता चुन करके भेज देगी। तो यहाँ पर जो सदस्य आएंगे वो लोकसभा के आ जाएंगे, जनता चुन करके इनको भेज देगी। हो सकता है कि ये अनपढ़ भी हों, हो सकता है ये किसी एक कैटेगरी के हों, हो सकता है किसी एक पार्टी के ज़्यादा हों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरा सदन है राज्यसभा, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है अपने जो सदस्य है वो मनोनीत करता है। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वो व्यक्ति हैं जिनके पास योग्यता है, अनुभव है, ठीक है। वो व्यक्ति खेल के क्षेत्र से, कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि क्षेत्र से यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, राज्यसभा के अंदर। तो अब ये अनुभवी व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है ना। तो लोकसभा से और राज्यसभा से अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। अब कोई भी ऐसा कानून जिस पर कोई विचार नहीं किया गया, जल्दबाजी में उसको लागू कर दिया गया। मान लीजिए एक सदन, लोकसभा, उस कोई भी विधेयक है उसको जल्दबाजी में लागू कर देती है, ठीक है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि ये जनता के फायदे के लिए ना हो या जनता की भलाई के लिए ये कानून ना हो। तो ऐसे में यदि एक कानून जिस पर कोई भी विचार नहीं किया गया और पारित कर दिया, और यदि एक सदन होता और ये कानून बन जाता, तो हो सकता है कि जनता को इसका लाभ नहीं पहुंचता, ये जनता के खिलाफ होता। परंतु अब यदि एक सदन जल्दबाजी में या कोई आवेश में आकर के कोई बिल को पारित कर दे, कानून बना दे, तो ऐसे में दूसरे सदन के पास अच्छा मौका है कि वो ऐसे विधेयक या ऐसे कानून जिन पर कोई विचार नहीं किया गया, सीधे तौर पर पारित कर दिया गया, तो दूसरा सदन उस पर रोक लगाएगा। तो ऐसे में दो सदन होना जरूरी है, ताकि एक सदन यदि उस पर क्रांतिकारी रूप में उसको लागू करे या वो उसको जो जनता के लिए फायदा नहीं है ऐसे कानून बनाने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर दूसरा सदन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो फिर ऐसे कानूनों पर रोक लगाए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है स्वतंत्रता की रक्षा का साधन। अब यहाँ पर ये जो है स्वतंत्रता की रक्षा का साधन है दो सदन। कैसे? अगर एक सदन अपनी मनमानी करे तो फिर दूसरा सदन, यदि एक उदाहरण के रूप में यदि अपने देखें कि पहला सदन यदि स्वतंत्रता की हानि करने लग जाए, तो फिर दूसरा सदन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये जो दूसरा सदन है ना, ये सबसे बड़ा साधन है। मतलब स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे बड़ा साधन किस सदन को माना गया है? दूसरे सदन को। छोटा प्रश्न भी बन जाएगा कि स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे बड़ा जो साधन है वो किस सदन को माना गया है? दूसरे सदन को माना गया है, ठीक है। तो अब अगर एक ही सदन होता तो फिर स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता? तो ऐसे में दो सदन थे, तो दूसरा जो सदन है वो स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है, ठीक है। तो ये छठा पॉइंट हो गया, स्वतंत्रता की रक्षा का साधन। नेक्स्ट है ऐतिहासिक अनुभव। सातवां पॉइंट है ऐतिहासिक अनुभव। अब ऐतिहासिक अनुभव का मतलब है कि कुछ देशों ने सीख प्राप्त की कि वास्तव में एक सदन से बेहतर है दो सदन का होना। यानी कि एक सदन सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, दो सदन बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर भी एक सदन होता था पहले,
अमेरिका के अंदर भी एक ही सदन था, लेकिन वहाँ पर ये जो एक सदन वाली जो व्यवस्था थी वो सफल नहीं हो पाई, ये वाली व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। तो उसके बाद जो है इससे दूसरे देशों को एक अनुभव मिला कि जहाँ इतने बड़े देशों के अंदर, यूरोपीय देशों के अंदर या अमेरिका के अंदर ये जो एक देश वाली जो व्यवस्था, एक सदन वाली जो व्यवस्था है वो सफल नहीं हो रही, तो इससे अच्छा है कि वहाँ पर कितने सदन हो, 2 सदन हो। तो उन्होंने, जैसे भारत ने उनसे सीख ली और फिर द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है उसकी स्थापना भारत के अंदर की। ठीक है, तो एक अनुभव है, ये ऐतिहासिक अनुभव है कि दूसरे देशों से हम सीख रहे हैं, या ये कहें कि जो देश जिनके पास एक ही सदन था, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका थी, तो उन देशों की जो व्यवस्था थी वो ठीक तरीके से नहीं चल पाई। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने सीख ली कि एक सदन जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो प्रयोग था उनका वो असफल रहा, इसलिए जो है वो फिर एक सदन वाली जो व्यवस्थापिका है उसको तो कोई पूछता भी नहीं आजकल, तो फिर 2 सदन वाली जो व्यवस्थापिका है इसको फिर अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है संघ राज्य के लिए आवश्यक। अब जहां पर संघ राज्य है यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट है। तो अब ऐसी व्यवस्था के अंदर अगर अपने देखें कि एक सदन लोकसभा, तो यहाँ पर लोकसभा से सदस्य कहाँ से आ रहे हैं, लोगों द्वारा चुन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक शासन व्यवस्था के अंदर तो जो लोकसभा होगी तो यहाँ के सदस्य लोगों द्वारा चुन करके आ जाएंगे। तो ये एक तरह से किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जनसंख्या का। ये प्रतिनिधित्व किसका कर रहा है, जनसंख्या का, लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वहीं हमने जो दूसरे की बात की थी जो राज्यसभा था, ठीक है, तो ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, राज्यों का। तो एक तरह से ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्षेत्र का। तो एक एक जो सदन है वो तो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वहीं जो दूसरा सदन है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जनता का, यानी कि जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें एक 2 सदन जो है, एक सदन तो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वहीं जो दूसरा सदन है वो वहाँ की जो क्षेत्रीय जो भौगोलिक स्थिति है उसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस प्रकार से ये आपके रहेंगे कुल 8 पॉइंट। ठीक है, तो 8 के पॉइंट जो है वो आपको 8 के 8 ही याद करने हैं, जिसमें हम रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है प्रथम सदन की मनमानी पर रोक, दूसरा है जनमत निर्माण में सहायक, तीसरा है कार्य विभाजन से लाभ, और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व, अविचारपूर्ण जो कानून होते हैं उन पर रोक, स्वतंत्रता की रक्षा का ये साधन है, ऐतिहासिक अनुभव है, और संघ राज्य के लिए ये जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि अगर एक सदन यदि मनमानी करता है तो दूसरा सदन उस पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। ठीक है, एक सदन मनमानी करे तो दूसरा उस पर रोक लगाएगा। जनमत निर्माण में सहायक, अगर एक सदन किसी बिल को पारित करके दूसरे सदन के पास भेज दे तो फिर लोगों को फिर उसके बारे में विचार करने का, जब जैसे दूसरे सदन के पास गया लोगों को उसके बारे में विचार करने का टाइम मिल जाता है, तो वो एक जनमत का निर्माण करते हैं। फिर कार्य विभाजन से लाभ, इसका मतलब ये है कि यदि 2 सदन होते हैं तो वो अपने अपने कार्यों का विभाजन कर देंगे। एक सदन यदि कोई किसी विधेयक को पारित करने में बिजी है तो दूसरा सदन जो जनता के कार्य हैं उनको अपने सदन के अंदर वो रख सकता है, तो कार्य विभाजन से एक अच्छा लाभ होता है। फिर है सभी वर्गों के जो वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो अगर एक ही सदन होता तो हो सकता है कि यहाँ पर सभी लोगों को प्रतिनिधित्व ना मिले, तो दूसरा सदन यदि है तो यहाँ पर जो अनुभवी लोग हैं, योग्य हैं, ठीक है, और अलग अलग क्षेत्र के हैं, चाहे वो साहित्य क्षेत्र से है, कला से है, विज्ञान से है, तो उनको फिर यहाँ पर मौका मिल जाता है, तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर अविचारपूर्ण कानून है तो जिन पर कोई विचार नहीं किया गया, एक सदन यदि उसको पारित कर दे तो फिर दूसरा जो है ऐसे कानूनों पर रोक लगा देगा, तो 2 सदन जरूरी है। स्वतंत्रता की रक्षा, अगर एक सदन जो है वो स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता तो विद्वान ये कहते हैं कि वास्तव में जो दूसरा सदन होता है ना, ये स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, दूसरा सदन। तो दूसरा सदन स्वतंत्रता की रक्षा का साधन है। ठीक, फिर आ गया ऐतिहासिक अनुभव कि जो दूसरे देश थे उनके वहाँ पर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका थी जो सफल नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने सीख ली कि वास्तव में एक सदन नहीं बल्कि कितने सदन होने चाहिए, 2 सदन होने चाहिए, तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका उन्होंने रखी। संघ राज्य के लिए जरूरी है भी एक सदन है वो तो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो दूसरा सदन है वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसके लिए 2 सदन होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो ये हमने एक टॉपिक पढ़ा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, उसके पक्ष में तर्क दिया है, पक्ष में तर्क। अब दूसरा जो है वो है विपक्ष में तर्क। अब आपने उसका उल्टा करना है, आपने उसका उल्टा करना है। एक एक तरीका तो ये है कि आप जो पॉइंट हमने जो पीछे पढ़े थे, आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, दो सदन नहीं, एक सदन होना चाहिए, एक सदन ही जरूरी है, तो वो आप पॉइंट इसके अंदर उसका उल्टा करके भी आप बना सकते हैं। लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है, वो तो उनके लिए जो अच्छे अंक नहीं लाना चाहते, एक तरीका ढूंढते हैं परीक्षा बस देने का। तो यहाँ पर आप ऐसे प्रश्न को आप जाने नहीं देंगे कि प्रश्न के जो अंक हैं वो लगभग पूरे ही आए, उसके अंदर कोई भी अंक कम ना हो। तो 8 के 8 अंक हमारे पूरे रहे इसके अंदर। तो इन बिंदुओं का लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है, अब आपको उसके विपक्ष में तर्क देना है। ठीक है, तो ये पक्ष लिखा दिख दिया, या ये विपक्ष होगा। ठीक है, तो ये विपक्ष में तर्क देना है आपको। ठीक, तो पहला जो बिंदु है वो है इसके अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अलोकतंत्रात्मक। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वो क्या है, अलोकतंत्र है। अब ये कैसे, अब मैंने जो पहले आपको एक बिंदु बताया था उसके अंदर मैंने ये कहा था कि जो लोकसभा है, ये लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इनको जनता जो है वो भेजती है इनको चुन करके। और वहीं जो दूसरा सदन है राज्यसभा, इनको जनता नहीं चुन करके भेजती, इनको कौन भेजता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इनको भेजते हैं। तो ऐसे में अब यहां पर बात ये आई कि जो काम होना है वो किसके लिए होना है, जनता के लिए होना है। तो जनता जब अपने लोग भेज रही है चुन करके, तब आपको अपनी ओर से ये लोग चुनने की क्या जरूरत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए फिर। तो ये सदन वास्तव में लोकतंत्र को दिखाता है। लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के पास ताकत हो, जनता के चुने हुए लोग हो जो जनता की जो भावनाओं को समझे। तो यहाँ पर जो लोग जनता के चुने हुए आ रहे हैं, ये जनता की भावनाओं को समझेंगे। अब जो लोग जनता के चुने हुए नहीं हैं, तो ये कैसे जनता की भावनाओं को समझ सकते हैं। तो ऐसे में ये जो दूसरा सदन है, ये जो क्या रहेगा, अलोकतांत्रिक रहेगा। तो जो दो सदन वाली व्यवस्थापिका है वो तो अच्छी है, परंतु दूसरा जो सदन है वो क्या नहीं है, सही नहीं है। एक ही सदन होना चाहिए। तो आप विपक्ष में तर्क दे रहे हैं, यानी कि पहले तो दो की तारीफ कर रहे थे कि दो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दो सदन वाली व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि दो नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। और हमने पहला तर्क दिया कि जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वो क्या है, अलोकतंत्रात्मक है, अलोकतांत्रिक है। ठीक है, क्योंकि जो पहला सदन है यहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब आ रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं है दूसरे सदन के लोगों को भेजने की। इसके बाद नेक्स्ट जो है रूढ़िवादिता का प्रभाव। रूढ़िवादिता का प्रभाव इसके अंदर क्या है कि जो लोकसभा होगी, यहाँ तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आ जाएंगे, ठीक है, ये लोकसभा के अंदर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आ गए। यहाँ पर जो दूसरा सदन है, इसके अंदर क्या है, इनका चुनाव या तो ये मनोनीत हुए हैं राष्ट्रपति के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मनोनीत हो गए, या ये अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनको जनता ने नहीं चुना, ये अप्रत्यक्ष रूप से आए हैं। ठीक है, और या फिर इनको इनकी योग्यता के आधार पर यहाँ पर भेजा गया है। तो ये व्यक्ति जो है या तो मनोनीत हुए या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जो व्यक्ति मनोनीत हुए, ये हमें क्या पता है कि कौन कौन से व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है, या जो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति अधिक आयु के हों या आयु में बड़े हों। तो जब ये आयु में बड़े होंगे तो इनके अंदर क्या होगी, रूढ़िवादिता होगी, यानी कि ये पुराने विचारों वाले होंगे। वैज्ञानिकता इनके अंदर नहीं होगी, पुराने विचारों के हिसाब से ये सोचेंगे। तो ऐसे माना जाता है कि जो दूसरा सदन है उसके अंदर रूढ़िवादिता ज़्यादा होती है, रूढ़िवादिता का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है आयु में बड़े होते हैं, इनका मनोनयन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके विचारों के अंदर रूढ़िवादिता भी होती है। नेक्स्ट इसके बाद है जो तीसरा, अपव्यय। अपव्यय का मतलब है कि वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं बिना बिना किसी मतलब के। कहने का मतलब, जब एक सदन हमारे लिए अच्छे काम कर रहा है तो दूसरे सदन की फिर क्या जरूरत थी। जब एक सदन हमारे लिए कानून बना सकता है, हमने यहाँ पर एक सदन के लोगों को यहाँ पर चुन करके भेजा है,
जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो फिर ये जनता की भलाई के लिए ही तो काम करेंगे ना, क्योंकि जनता ने इनको भेजा है। और जिनको जनता ने नहीं भेजा, ये कहाँ से जनता की भलाई के लिए काम करेंगे? तो इस पे सरकार फिजूल में खर्चा कर रही है। अपव्यय का मतलब है कि एक विधेयक पर वो बार बार चर्चा कर रहे हैं। जब यहाँ पर चर्चा हो चुकी थी एक विधेयक पर, तो दूसरे पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी। तो फिर यहाँ पर जो व्यर्थ का समय खराब हो रहा है, या उस पर विधेयक पर बार बार चर्चा करके वो अपव्यय कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो ये अगर दो सदन होंगे तो ज़्यादा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक ही सदन हो, एक ही सदन के अंदर विचार हो, ताकि धन का अपव्यय नहीं हो, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो। फिर इसके बाद आता है संगठन की समस्या। अब इसमें यह कहा जाता है कि जो दूसरा सदन है ना, ये पहले सदन के साथ मिलकर के नहीं चलता, ये हमेशा ही क्या करता है, दूसरे सदन का विरोध करता है या एक ही के पक्ष में रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर संगठन का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है। और दूसरे सदन का इसलिए विरोध करते हैं कि जो दूसरा सदन है ना, वो जो अपने किसी भी विषय में ये एक मत नहीं होते। तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है संगठन वाली। तो जरूरी है कि जब दूसरा होगा ही नहीं, तो ये संगठन वाली समस्या आएगी नहीं। ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है कि एक सदन का होना। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका। दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका। अब दोनों सदनों में संघर्ष कब होगा? जब एक सदन किसी विधेयक को पारित कर दे और दूसरा उसको रोक के रखे या पारित नहीं करे। तो ऐसे में जब बार बार ऐसे होगा कि इन्होंने बिल पारित किया और ये पारित नहीं कर रहे, ये बिल पारित करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, लेकिन ये इस पर बार बार रोक लगा देते हैं। तो ऐसे में दोनों सदनों के अंदर संघर्ष की आशंका बन जाती है, क्योंकि बार बार जब ये प्रक्रिया होगी तो फिर कार्य कैसे होंगे? एक सदन यदि कार्य करना चाहता है तो दूसरा सदन उस पर रोक लगा रहा है, तो ऐसे में दोनों सदनों के अंदर एक संघर्ष की आशंका बनी रहती है। तो इसीलिए अगर दूसरा सदन होगा ही नहीं तो फिर ये संघर्ष होगा ही नहीं। ठीक है। इसलिए जरूरी है कि एक सदन हो। नेक्स्ट इसके बाद है दूसरा सदन अनावश्यक। हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर ये लिखा था कि जो प्रथम सदन है, प्रथम सदन, इसकी मनमानी पर हम रोक लगा सकते हैं। जो प्रथम सदन है इसकी मनमानी पर हम क्या लगा सकते हैं? रोक लगा सकते हैं। तो अब ये क्या हुआ कि एक सदन यदि किसी बिल को पारित करे तो दूसरा क्या करेगा? उस पर रोक लगाएगा। अब आप ये मानो कि ये एक सदन यदि जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो क्या वो जनता के खिलाफ जाएगा? क्या वो जनता के खिलाफ कोई कानून पारित करेगा या जल्दबाजी में कोई कानून बनाएगा? ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि दूसरा सदन तो नहीं होना चाहिए, अनावश्यक ही है ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एक सदन ही काफी है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है संघ राज्य के लिए आवश्यक नहीं। संघ राज्य के लिए ये जरूरी नहीं है। अब ये इसलिए इसको अच्छा नहीं मानते, जरूरी नहीं मानते कि जो दूसरा सदन है ना, दूसरे सदन के जो सदस्य हैं वो कई बार किसी राजनीतिक दल का समर्थन करने लग जाते हैं, किसी पार्टी का समर्थन करने लग जाते हैं। ठीक है। और ऐसा होता भी है कि ये किसी पार्टी के सदस्य ही होते हैं, यानी कि उसके साथ जुड़े होते हैं किसी पार्टी के साथ। तो जब पार्टी के साथ जुड़े होंगे तो फिर वहां पर ये क्या करेंगे? पार्टी का जब समर्थन करने लग जाएंगे तो फिर ये उस संघ राज्य के लिए जरूरी नहीं होता, फिर वो किसी राज्य का प्रतिनिधित्व ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो राज्य के प्रतिनिधि थे उन्होंने इनको भेजा है चुन करके। जनता ने प्रतिनिधियों को चुना और प्रतिनिधियों ने फिर इन राज्यसभा के सदस्यों को चुना। तो इनका कार्य था कि वो राज्य की जहां से ये चुन करके आए हैं उस राज्य की भलाई के लिए काम करें। लेकिन ये सदस्य जो है दूसरे सदन वाले, ये किसी दल का समर्थन करने लग जाते हैं, पार्टीबाजी करने लग जाते हैं। इसलिए ये दूसरा सदन जो है वो संघ राज्य के लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। फिर इसके बाद आता है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने हेतु आवश्यक। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने हेतु जरूरी है कि कितने सदन हो? एक ही। वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर दो सदन है तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। सभी वर्गों को कैसे? जैसे मान लो एक एक से जनता चुन करके प्रतिनिधि भेज देगी, तो हो सकता है कि उसके अंदर योग्यता वाले, अनुभव वाले व्यक्ति ना आए, तो दूसरे सदन में योग्यता वाले, अनुभव वाले व्यक्ति यहाँ पर होंगे।
तो ये एक अच्छा चांस होता है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाए। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं लगती। क्यों नहीं ठीक लगती? ये फिजूल है। आप क्या करो, पहले के अंदर ही, इस सदन के अंदर ही आप ऐसी व्यवस्था कर दो कि सभी वर्गों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिल जाए। जैसे कि हम बात करते हैं आरक्षण की, आरक्षण की व्यवस्था कर दो। तो जैसे ही यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी तो आपको दूसरे सदन के अंदर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की जरूरत नहीं है। आप ये कहते हो कि दूसरा सदन सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने हेतु जरूरी है कि यहाँ पर दूसरे सदन के अंदर जो लोग हैं, अन्य कैटेगरी के अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं, उनको मौका मिले। तो जरूरत ही नहीं है। आप दूसरे लोगों को मौका देने के लिए क्या ये सदन बना रहे हो क्या? ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है। आप पहले सदन के अंदर ही इन वर्गों को मौका दे दो तो आपको दूसरे की जरूरत पड़ेगी नहीं। कहने का मतलब, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ये एक अनावश्यक प्रबंध है। ये बिना किसी काम की व्यवस्था कर रखी है। ये एक ही सदन एक ही सदन जरूरी है बस। आप जो व्यवस्था यहाँ पर दे रहे हो वो व्यवस्था इस सदन के अंदर देने लग जाओ तो आपको दूसरे सदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आशा है आपको ये टॉपिक बेहतर समझ आया होगा। इसको अपने जो टॉपिक है दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जो विपक्ष में तर्क देना था हमने, ये विपक्ष होगा। विपक्ष के अंदर तर्क देना है। पहला, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अलोकतांत्रिक है। रूढ़िवादिता का इसके अंदर प्रभाव ज़्यादा है और हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं दूसरे सदन को लेकर के। संगठन की समस्या है, दोनों सदनों के अंदर कई बार संघर्ष भी हो जाता है। दूसरा सदन जो है वो अनावश्यक है, भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने फिजूली इसको बना रखा है। संघ राज्य के लिए ये जरूरी नहीं है। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने हेतु ये अनावश्यक है। ऐसा आप दूसरे लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ये कर रहे हो तो ये गलत व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके बेहतर समझ आया होगा। यहाँ से जो मैं ये प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूनिट आप ये देखो कि यहाँ से 2 नंबर का न्यू टाइप आएगा, 2 नंबर का खाली स्थान आएगा, 8 नंबर का सेक्शन बी के अंदर प्रश्न आ जाएगा और 20 नंबर का आपके लास्ट सेक्शन के अंदर प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलो 4 ये 12 और 20 32 नंबर की यूनिट है। ये कितने नंबर की? 32 नंबर की यूनिट है। और आप ये मान करके चलिए कि जो 3 अंग हैं, चाहे वो व्यवस्थापिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो न्यायपालिका है, तो इन तीनों से संबंधित प्रश्न जो है वो आने वाला है। चाहे कार्य पूछ लें, चाहे ऐसा प्रश्न पूछ लें जो मैंने अभी बताया आपको, पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है पक्ष और विपक्ष का। उम्मीद है बेहतर समझे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि संभव नहीं है कि हर बार वीडियो ग्रुप के अंदर आए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप समय पर वीडियो को देख पाएँ। इसके बाद हम शाम तक आपको इसका दूसरा जो बिंदु है, चाहे वो व्यवस्थापिका से संबंधित हो सकता है, चाहे कार्यपालिका से संबंधित, वो हम अपलोड कर देंगे। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लेके आइए। धन्यवाद।